हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का, जिसका नाम है संघवाद, और हम करने वाले हैं इसका पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड हो चुका है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ओके जी। सो लास्ट पार्ट में हम देख चुके थे संघवाद क्या होता है। ठीक है, संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्तर पर सरकारें बटी हुई होती है और साथ ही में इन स्तरों पर पावर भी बटी हुई होती है। ठीक है, सत्ता भी बटी हुई होती है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक एग्जाम्पल दिया था बेल्जियम का। 1993 से पहले बेल्जियम के अंदर दो स्तर की सरकारें तो थी, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो थी, पर सारी की सारी जो पावर थी वो केंद्र सरकार के पास थी। तो क्या हम कह सकते हैं कि वहाँ पर संघवाद था? नहीं, हम नहीं कह सकते कि वहाँ पर संघवाद था। क्यों? क्योंकि सारी की सारी पावर जो थी वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास थी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार होने से संघवाद नहीं होता, साथ ही में पावर भी बटी होनी चाहिए। ठीक है, बट बाद में 1993 के अंदर बेल्जियम की सरकार ने संविधान के अंदर चेंज किया और राज्य सरकार को पावर दी। ठीक है, तब वो एक संघीय देश बन गया। ठीक है, मतलब हमें इस स्टोरी से ये समझ आया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के होने से संघवाद नहीं होता। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या भारत सच में एक संघीय देश है। मेरे कहने का मतलब कि भारत के अंदर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, तो क्या भारत के अंदर वो जो दो स्तर पे सरकारें बटी हुई है, क्या उनके पास पावर है? क्या राज्य सरकार के पास भी पावर है? पावर है तो कितनी है? ठीक है, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पे राज्य सरकार भी कानून बना सकती है? ठीक है, और अगर कोई विवाद हो जाए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, तो वो कौन सॉल्व करता है, उसके बारे में हम इस पार्ट के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक है भारत में संघीय व्यवस्था। भारत एक संघीय देश कैसे है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके जी। सो भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। ठीक है, मतलब ये बोला है भारतीय संविधान ने कि भारत जो है छोटे छोटे संघ, छोटे छोटे राज्यों से बना हुआ है। ठीक है, ऑल्दो भारत के संविधान के अंदर संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बट जो हमारा भारत का संविधान है वो संघीय व्यवस्था पे ही चलता है। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही चलता है। ओके जी। आपको बता दूं मैं कि भारत में जब भारत का संविधान बना था 1949 में, तब उस टाइम सिर्फ दो स्तर की सरकारें हुआ करती थी। एक होती थी केंद्र सरकार, जो होती थी पूरे देश के लिए, जिसको संघ भी कहा जाता था, और दूसरी होती थी राज्य सरकार, जो एक राज्य के लिए होती थी। पर बाद में एक तीसरे स्तर की सरकार को भी लाया गया, जिसको कहा जाने लगा पंचायत। गाँव में उसे पंचायत कहा जाता था और नगर में नगर पालिका। ठीक है, शहरों में नगर पालिका। जैसे कि आपको पता है एमसीडी, दिल्ली के अंदर तो एमसीडी होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। आपके स्टेट के अंदर क्या होता है आप मेरे को बताना। ठीक है, तो सिर्फ ये तीसरे स्तर की सरकार नहीं बनाई थी, उनको शक्तियां भी दी थी। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर संघवाद है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जो तीसरे स्तर की सरकार बनाई गई थी उसको शक्तियां भी दी गई थी। ठीक है, अब हम ये बात कर लेते हैं कि कितनी शक्तियां दी गई थी। ठीक है, मैं आपको बता दूं भारत के संविधान के अंदर है ना, सूचियाँ दे रखी है, मतलब लिस्ट दे रखी है कि इन इन विषयों पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है और इन इन विषयों पर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। और कुछ विषय ऐसे होते हैं, ठीक है, जिन पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। उसके बारे में हम बात करते हैं। तो संविधान में पहली सूची, पहली लिस्ट जो दे रखी है वो दे रखी है संघ सूची की। ठीक है, अब ये संघ सूची क्या होता है? संघ सूची के अंदर वह सारे विषय लिखे हुए होते हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकारी कानून बना सकती है और जो कि पूरे के पूरे देश के लिए लागू होगा। ठीक है, संपूर्ण देश के लिए लागू होगा वो। जैसे कि प्रतिरक्षा, आर्मी से रिलेटेड जो भी कानून होगा वो केंद्र सरकार ही बना सकती है। विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। अब मुद्रा से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा 2016 में केंद्र सरकार ने हमारी करेंसी चेंज करी थी। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी करी थी। ठीक है, मोदी जी ने आकर आह्वान किया था कि अब से 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल जी, ऐसा वो कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि संघ सूची के अंदर लिखा गया है कि केंद्र सरकार मुद्रा से रिलेटेड कानून बना सकती है। ओके जी, क्लियर हो गया ये आपको? ठीक है, और ये जो संघ सूची में जितने भी विषय दे रखे होते हैं ना, वो पूरे देश में लागू होते हैं। अब जो करेंसी चेंज हुई है वो ऐसा थोड़ा ना कि दिल्ली के अंदर हुई है, पंजाब के अंदर नहीं, ऐसा नहीं हुआ, पूरे देश के अंदर लागू हुआ है। ठीक है, तो संघ सूची के अंदर जो भी कानून बनाए जाते हैं वो पूरे देश के अंदर लागू होते हैं। और जो दूसरी सूची होती है वो होती है राज्य सूची। अब ये राज्य सूची क्या होता है? वह सारे विषय जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है उसको राज्य सूची कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको पता होगा। ठीक
ठीक है। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते तो मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है, ठीक है, जो केजरीवाल जी की जो आप गवर्नमेंट है इस टाइम, उन्होंने क्या किया है, फीमेल्स के लिए बसेस फ्री करवाई है। ये उन्होंने कानून लेकर आई है वो, ठीक है। तो क्या वो कानून ला सकती है? बिल्कुल ऐसा कानून ला सकती है। क्यों? क्योंकि ये राज्य सूची के अंदर दे रखा है कि राज्य सूची के राज्य इन इन विषयों पर कानून बना सकता है, जिसमें से फीमेल को फ्री राइट देना भी शामिल किया गया है, ठीक है। अब जो राज्य सूची के अंदर जो कानून बनाए जाते हैं ना, वो सिर्फ उसी राज्य के लिए होते हैं। तो दिल्ली के अंदर जो आप गवर्नमेंट ने किया है वो दिल्ली की फीमेल्स के लिए किया है। मतलब क्या पंजाब के अंदर भी बसेस फ्री है? नहीं। हरियाणा के अंदर है? नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर ही है। तो जो राज्य सूची होती है उसके अंदर जो भी विषय होते हैं ना, उन पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है और वो सिर्फ उसी राज्य में मान्य होंगे, ठीक है। अब एक तीसरी और सूची आती है जिसको हम कहते हैं समवर्ती सूची, ठीक है। अब समवर्ती सूची क्या होता है? यह वह सारे विषय हैं जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, ठीक है। पर टकराव अगर होगा तो केंद्र सरकार का कानून लागू होगा। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, एजुकेशन जो है वो समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो दिल्ली के अंदर कुछ कानून लेकर आई थी आप गवर्नमेंट, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। और अभी आपको पता है कि केंद्र सरकार भी NEP लेकर आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। तो अब दोनों ने कानून बनाए हैं, तो अब किसका कानून मान्य होगा? मैं आपको बता दूं, इस टाइम मतलब जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना दे समवर्ती सूची के किसी विषय पे, तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होगा। तो यानी NEP जो है वही लागू होगी दिल्ली में भी, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके जी। अब मैं आपको बता दूं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1949 में हमारा संविधान बन चुका था आज़ाद होने के बाद, और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। उस टाइम बहुत सारे ऐसे विषय थे जो कि शामिल नहीं हुए थे। जैसे कि उस टाइम इंटरनेट नहीं था, ठीक है, साइबर क्राइम वगैरह नहीं हुआ करता था। तो उस टाइम ऐसा कुछ विषय नहीं था, ठीक है। तो जो भी विषय जो ना ही राज्य सूची में दे रखे और ना ही केंद्र सूची में दे रखे और ना ही समवर्ती सूची में दे रखे हैं, ठीक है, वो जितने भी विषय होते हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकारी कानून बना सकती है, ठीक है। बाकी बचे हुए जो भी विषय होते हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकारी कानून बना सकती है। जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, साइबर क्राइम से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकारी कानून बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट में आपको याद होगा, मैंने ये भी बताया था कि भारत के अंदर जितने भी संघ है ना, जितने भी संघ की इकाइयाँ हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सभी के पास समान पावर नहीं है, इक्वल पावर नहीं है। कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके पास बहुत अधिक शक्तियाँ हैं और कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके पास बहुत ही कम शक्तियाँ हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन किन राज्यों के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। वो हैं अपने असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि। आपको याद होगा आर्टिकल 370, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर पर लागू था। अब तो वो हट चुका है इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ वो। मैं आपको बता दूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर क्या था कि पहले वहाँ पर आप जाकर ज़मीन नहीं ले सकते थे, ठीक है, आर्टिकल 370 के तहत, बट वो अब हट चुका है। बट अभी भी भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जिन पर सेम कानून है, बट वो आर्टिकल 371 के तहत आता है। मेरे कहने का मतलब है, असम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके हैं जिन पर आप ज़मीन नहीं ले सकते, ठीक है। क्यों नहीं ले सकते? क्यों? क्योंकि हमें हमारे संविधान ने उन राज्यों को कुछ विशेष पावर दी है आर्टिकल 371 के तहत, ठीक है। अब क्यों दी है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, असम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में कुछ जनजातियाँ रहती है, कुछ ट्राइब्स रहते हैं, आदिवासी लोग आप जिन्हें कह सकते हो, ठीक है। वो नहीं चाहते कि दूसरे लोग उनकी लाइफ में इंटरफेयर करें, ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा अलग रहना चाहते हैं। इसी वजह से हमारे भारत के संविधान में उनके लिए भी प्रावधान किया गया है, क्योंकि आपको पता ही है भारत एक डाइवर्स कंट्री है, कल्चर की यहाँ पर रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। तो उनका कल्चर अलग है थोड़ा सा, तो इसलिए उनको थोड़े प्रावधान दिए गए हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आपके इलाके में कोई ज़मीन नहीं लेगा, ठीक है। ये संविधान के अंदर मान्यता दे दी गई है उन राज्यों को। तो इनके पास कुछ अधिक शक्तियाँ हैं, ये सारे के सारे राज्यों के पास। अगर वहाँ पर आप बाई चांस ज़मीन ले भी लेते हो तो वो फिर दिक्कत क्रिएट कर देंगे, मतलब फिर पूरा नाप देंगे आपको, गुद्दी के आपको पूरा ही नाप देंगे, मतलब गायब कर देंगे दुनिया से। इसलिए हमारे संविधान में उनके लिए कुछ विशेष अधिकार दिए हैं, ठीक है। और ये तो हमें समझ आ गया कि कुछ राज्यों के पास कुछ विशेष पावर है, कुछ ज़्यादा ताकत है। अब हम कुछ ऐसे भी राज्य देख लेते हैं जिनके पास बहुत कम पावर है, ठीक है। वो राज्य कौन से हैं? वो है केंद्र शासित प्रदेश। अब हम ये जान लेते हैं कि यार ये केंद्र शासित प्रदेश होते क्या हैं। मैं आपको बता दूं, केंद्र शासित प्रदेश वो एरिया या वो राज्य होते हैं जो कि इतने बड़े होते हैं कि आप उनको दूसरे राज्य के साथ नहीं मिला सकते, ठीक है, परंतु वो इतने छोटे होते हैं कि वो उनका एक अलग राज्य नहीं बना सकते आप। तो
इन्हीं को नाम दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, उनके पास वो पावर नहीं होती जो एक राज्य के पास होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वो एक राज्य है, तो वहाँ पर एक जो सीएम है उनका नाम है ममता बनर्जी जी, तो उनके नाम में ही बनर्जी जी आता है, तो फिर भी मैंने एक नया ऐड कर दिया जी। तो मैं आपको बता दूं, जो वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है वो किसकी बात मानेगी, वो ममता बनर्जी की बात मानेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक राज्य है और राज्य की जितनी भी पुलिस होती है वो सीएम के अंडर आती है। पर अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं हम दिल्ली का। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो पुलिस है, क्या वो दिल्ली के सीएम यानी केजरीवाल जी की बात मानेगी? नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर नहीं होती, उनके सीएम के पास ज़्यादा पावर नहीं होती। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जो होती हैं वहाँ पर सीधा सीधा केंद्र सरकार ही इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि जो ये केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो सीधा सीधा केंद्र सरकार के अंडर आता है। ठीक है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, तो आप सीएम को कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो इसके अंदर है ही नहीं। आप सीधा केंद्र सरकार को बोलोगे कि जी ये लॉ एंड ऑर्डर कैसे चल रहा है, समझ रहे हो। पर जो नॉर्मल राज्य होते हैं जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उनमें कुछ होता है तो आप सीएम पर उंगली उठाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के राज्यों के पास इतनी पावर ही नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हमें समझ आ गया कि कुछ राज्यों के पास ज़्यादा पावर है और इन केंद्र शासित राज्यों के पास कुछ कम पावर है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, उनका नाम मेरे को डिस्क्रिप्शन में लिख कर बताना। नाम याद है तो बहुत अच्छी बात है, उनका नाम आप मेरे को बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको सिर्फ इतना याद है कि कितने नंबर हैं, कितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है जी, अब एक बात और आती है, तो हमें ये तो समझ आ गया कि भारत के संविधान के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पावर दी गई है। ठीक है, पर क्या कोई ऐसा तरीका है कि केंद्र सरकार अपनी पावर बढ़ा सके और राज्य की पावर छीन सके? मैं आपको बता दूं, है ऐसा तरीका। ठीक है, पर ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर केंद्र सरकार को अपनी पावर बढ़ानी है ना, तो उसे संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत से मंजूरी लेनी पड़ेगी और साथ ही में भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं ना, उनके आधे राज्य की विधानसभा से मंजूरी लेनी पड़ेगी, तभी केंद्र सरकार की पावर बढ़ सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो केंद्र सरकार को अपनी पावर बढ़ानी है, तो सबसे पहले वो एक बिल्डिंग में जाएंगे जिसका नाम है लोकसभा। आसान कर देता हूँ बहुत आपके लिए। लोकसभा में जाएंगे और बोलेंगे जी हमको अपनी पावर बढ़ानी है, आप मंजूरी दोगे? फिर वहाँ पर होगी वोटिंग। मान लो कि 90 लोग वैसे तो ज़्यादा बैठे होते हैं, बट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 90 लोग बैठे हुए हैं लोकसभा के अंदर। ठीक है, उसमें से 61 लोगों ने मंजूरी दे दी, यानी 2/3 लोगों ने मंजूरी दे दी कि ठीक है अपनी पावर बढ़ा लो। तो फिर वो केंद्र जो सरकार है वो जाएगी राज्यसभा के पास, राज्यसभा से भी वो सेम बोलेंगे कि जी हमें अपनी पावर बढ़ानी है, लोकसभा ने मंजूरी दे दी, क्या आप दोगे मंजूरी? और मान लो राज्यसभा में भी 90 लोग बैठे हुए हैं, फिर वोटिंग होती है और 61 लोग यानी 2/3 से ज़्यादा लोग मान जाते हैं कि जी ठीक है आप अपनी पावर बढ़ा लो। फिर भी पावर नहीं बढ़ेगी। फिर केंद्र सरकार क्या करेगी, भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, ठीक है, उन टोटल राज्यों में से आधे राज्यों के अगर विधानसभा की मंजूरी होगी तभी पावर बढ़ेगी, मतलब आधे राज्यों की मंजूरी भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तभी केंद्र सरकार की पावर बढ़ सकती है। मतलब पहले लोकसभा से मंजूरी लेनी पड़ेगी 2/3 मेजॉरिटी से, राज्यसभा से मंजूरी लेनी पड़ेगी 2/3 मेजॉरिटी से, और फिर उन्हें भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनके आधे राज्यों की विधानसभा से मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर ये तीनों स्टेप वो पूरा कर लेती है तभी केंद्र सरकार की पावर बढ़ सकती है। पर अगर वो किसी एक में भी फेल हो जाती है, मतलब लोकसभा से मंजूरी मिल गई पर राज्यसभा से नहीं मिली, तो फिर नहीं बढ़ेगी पावर। दोनों से मिल गई परंतु विधानसभा ने मना कर दिया कि जी नहीं बढ़ा सकते आपकी पावर, तो फिर भी खारिज हो जाएगा, केंद्र सरकार की पावर नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया कि पावर बढ़ा सकते हैं बट उसका एक पूरा प्रोसीजर है और थोड़ा कठिन है ऐसा करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मान लो कभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद हो जाए तो उसको निपटारा कौन करता है? ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि दिल्ली के सीएम जी आते हैं और वो बोलते हैं कि जी अब से दिल्ली के अंदर अपनी करेंसी चलेगी, अपना नोट चलेगा, अलग से एक हम अपना नोट बनाएंगे दिल्ली के लोगों के लिए। क्या वो ऐसा कर सकती है? ऐसा वो नहीं कर सकती।
वो तो जाहिर ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो राज्य सूची में नहीं आता। मतलब मान लो ऐसा कर भी दिया उन्होंने, तो फिर केंद्र सरकार क्या करेगी? केंद्र सरकार जाएगी न्यायपालिका के पास, कोर्ट में जाएगी और बोलेगी कि जी ये देखो क्या कर दिया दिल्ली की सरकार ने। ठीक है, तो फिर न्यायपालिका क्या करेगी? देखेगी कि क्या दिल्ली की सरकार ने ये सही किया है या गलत किया है, क्या सही में ये जो कानून है, करेंसी का जो कानून है, क्या राज्य सूची में आता है। और फिर वो एक फैसला सुनाएगी न्यायपालिका कि वो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, राज्य सरकार अपनी करेंसी नहीं छाप सकती। तो यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करता है? उसका निपटारा न्यायपालिका नहीं, कोर्ट करता है। तो यानी अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार हो एक दूसरे से कोई भी प्रॉब्लम है और कोई भी विवाद क्रिएट हो जाए तो वो कोर्ट के पास जाते हैं, न्यायपालिका के पास जाते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? हमें ये तो क्लियर हो चुका है कि भारत एक संघीय देश है। ठीक है, पर भारत के संघीय व्यवस्था में जो परेशानी आई है उनको हमने कैसे सॉल्व किया, हमारे देश के नेताओं ने उसको कैसे सॉल्व किया, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। मेरे न्यू चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हो, उसको भी सब्सक्राइब करना यार। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मैं आपको बता दूं 20,000 की फैमिली हमारी क्रॉस हो गई है। ओके, आई होप ये नंबर आगे भी जाए। ओके, सो मेरे से ज़्यादा बड़ा पार्टिसिपेशन आपका है, तो थैंक यू सो मच यार। और साथ ही में नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम एक ऐप है, डाउनलोड कर लेना, मेन पॉइंट स्टडी लिखना। आप मेन पॉइंट स्टडी के 10th के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे, वहाँ पर आपको नोट्स की डायरेक्ट PDF मिल जाएगी, डाउनलोड करना और आराम से पढ़ना। ठीक है जी, और साथ ही में अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करना चाहो तो आप कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है जी, सो जो क्वेश्चन पूछे आप उनका रिप्लाई ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में। ओके, और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना यार, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर शिकायत करते हैं कि सर आपकी नोटिफिकेशन नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती दोस्त क्योंकि आपने बेल आइकन नहीं दबाया, तो बेल आइकन ज़रूर दबाना। ठीक है यार, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।